हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 19 जनवरी 2025 को जो आपका NMS परीक्षा का पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। इसमें से 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपका जो पेपर होगा बहुत ही शानदार होगा और आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। तो 19 जनवरी 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है उसका जो पूरा आपका जो एनालिसिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मेट के और सेट के दो टाइप के आपके पेपर होते हैं। एक ही पेपर में आएंगे दोनों क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको 180 मिनट का समय मिलेगा और 180 ही नंबर आपके प्रश्न के होंगे। टोटल क्वेश्चन भी आपके 180 होंगे। आपके 90 प्रश्न आपके मेट के होंगे और 90 प्रश्न आपके सेट के होंगे। इन 90 प्रश्नों में आपके जो 35 प्रश्न तो आपके विज्ञान के होंगे और 35 प्रश्न आपके सामाजिक के होंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे। तो पहले आपको कौन से वाले हल करने हैं? पहले आपके ये गणित विज्ञान वाले, ये जो विज्ञान और सामाजिक के जो प्रश्न है वो वाला सेट वाला जो पोर्शन है वो आपको हल करना है। फिर बाद में आपको जो मेट वाले पोर्शन पे जाना है। जिन प्रश्नों के उत्तर आप देखते ही दे देते हो बिना हल किए, उन प्रश्नों को पहले हल करना है ताकि आपका समय बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो एक रोल नंबर का बॉक्स मिलेगा उसमें आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और फिर अब आपको इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, जहाँ पर आपको रफ कार्य करना है तो रफ कार्य हर पेपर के नीचे, हर या तो का जो पेज है उसके नीचे आपको रफ कार्य का स्थान दे रखा होगा, या फिर आपको लास्ट में जो 2 पेज आपके खाली छोड़ रखे होंगे वहाँ पर आप अपना जो रफ कार्य वो कर सकेंगे। इसके अलावा आपको इसमें जो पेपर जो होगा उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आप कोई भी प्रश्न गलत भी कर दोगे, गलत तो वैसे आपको करना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही देना है। लेकिन फिर मान लो ऐसा है कि 180 में से आपको मान लो 170 प्रश्न तो कर दिए और 10 प्रश्न आपको नहीं आ रहे, तो 10 प्रश्नों को खाली नहीं छोड़ना है, उन 10 प्रश्नों को भी बरकाना है ताकि आपका इसमें से कोई ना कोई प्रश्न और आपके सही हो जाएगा और आपका सिलेक्शन में, आपकी जो मेरिट में आपका नंबर और ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो अपना शैक्षिक क्षमता परीक्षण होगा, सेट वाला जो पेपर होगा, उसके आंसर इसमें आपको बता देता हूँ। उनको आपको अच्छे से ये तैयार कर लेना है। देखो, सेट में आपके 90 के बाद में जो 91 होगा उसके प्रश्न आपके जो सेट के पूछे जाएंगे। इसमें आपको याद कर लेना है, एक तो आपके विज्ञान के प्रश्न आएंगे 35 और 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे और 35 प्रश्न आपके सामाजिक के पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और मैं देखो प्रश्न का उत्तर बताऊं उससे पहले आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब जैसे पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया, अब इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न आपके ये है कि कौन सी धातु नरम होती है और उसको अपन चाकू से काटा जा सकता है। मैंने आपको बता रखा है और आपको याद भी है। सोडियम इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? सोडियम करेंगे। बच्चों, सोडियम एक ऐसी धातु है जो नरम होती है और उसको अपन चाकू से आराम से काट सकते हैं। और इनके अलावा मैंने और कौन कौन से नाम बताया आपको, तो सोडियम के अलावा मैंने आपको एक पोटेशियम भी बता रखा है। तो आपको Na तो ये सोडियम है और पोटेशियम का K है। तो ये नाक आपको याद करवाया था कि नाक को चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपको Na और K याद कर लेना है। K का मतलब पोटेशियम भी आपको याद कर लेना है, इसके अलावा लिथियम भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके कि CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। ये जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग बुझाने का कार्य करती हैं, ये कौन सा गुण होता है जो इसको अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने का यंत्र बनाने में इसको उपयोग में लगते हैं। तो इसका कारण ये है कि बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। क्या होती हैं? वो ऑक्सीजन से भारी होती हैं। इसके कारण ये आग के ऊपर जो अपनी परत बना लेती है, अपना आवरण बना लेती है और ऑक्सीजन का जो संपर्क है वो तोड़ देती है। तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा तो फिर जो आग अपने आप ही बुझ जाती है। तो इसका कारण क्या लिखेंगे? ये आग बुझाने में क्यों उपयोग में ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को? तो ये जो ऑक्सीजन से भारी होती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो सहायक संधि जो आई थी वो किसके समय में आई थी? सहायक संधि जो आई थी वो वेलेजली के टाइम पे आई थी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? सहायक संधि का वेलेजली करेंगे। और विलय नीति कौन लाया था? ये लॉर्ड डलहौजी लाया था। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है जो बहुलक का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो आपकी ग्लूकोज हो जाएगा। ये बहुलक नहीं है, बाकी सेल्यूलोज, नाइलॉन, स्टार्च ये सभी बहुलक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे जो कान है वो किस रवि की आवृत्ति तक की जो ध्वनि को सुन सकते हैं। तो याद कर लेना,
हमारे कान 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आराम से सुन सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है फिर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग जो लगता है उसका जो रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके Fe3O4। ये Fe3O4 ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि तड़ित या तूफान के समय में क्या करना चाहिए। तड़ित या तूफान आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो फिर आपको जो किसी कार या बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो ये इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है ओजोन की जो परत है वो हमें किन विकिरणों से बचाती है। तो ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसका उत्तर क्या करना है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है सभी वाहनों में डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि वो घर्षण को क्या कर सके। 99 का जो उत्तर है वो आपके सेकंड हो जाएगा कि वह द्रव जो घर्षण कम हो जाए। तो इसका जो घर्षण है वो कम हो जाए, इस प्रकार से उनकी डिज़ाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट है बाकी टायर जो बनाए जाते हैं खांचेदार बनाए जाते हैं ताकि वो घर्षण को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है मानव नेत्र में पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो अपनी आँख का जो पारदर्शी भाग होता है इसको कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहा जाता है। और ये जो आइरिस होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपके किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो कौन सा बल लगेगा। तो देखो दो चुंबक है, मान लो दो चुंबक हैं, ये चुंबक है आपका एक तो, और दूसरा चुंबक ये है। इसका भी एन और इसका भी एन दोनों समान ध्रुव हैं। अगर इनको पास में लाएंगे ये कभी भी चिपकेंगे नहीं, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इसमें आकर्षण नहीं होगा, इनमें क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर एक एन और दूसरा एस होता, ये एन और दूसरा एस होता, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता, तो फिर ये आपस में ये चिपक जाते, इनमें क्या होता, आकर्षण होता। तो इस सवाल के अनुसार इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, ये अपन इसमें प्रतिकर्षण कर देंगे, क्योंकि समान जो ध्रुव होंगे, समान ध्रुव वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान ध्रुव आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो यह जो लगभग 1/16 जो सेकंड होता है वहाँ तक ये बना रहता है। तो इसका उत्तर 1/16 कर लेंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो आपको याद कर लेना है, चींटी के डंक में आपके फार्मिक अम्ल होता है। सिरका एसिटिक अम्ल को कहते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो जो फिनोप्थलीन होता है वो मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, मूल विलयन में गुलाबी रंग देने वाला फिनोप्थलीन होता है। ये आपके मानव निर्मित सूचक है। और एक ये मिथाइल ऑरेंज भी ये आपके मानव निर्मित सूचक है। बाकी लिटमस पत्र जो है वो आपके कैसा, लिटमस पत्र जो होता है वो आपके प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन के उदाहरण है। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो मोमबत्ती केवल पिघल रही है, तो केवल पिघलना है तो फिर आपके भौतिक हो जाएगा, और मोमबत्ती जलती है तो जलने के साथ में वो पिघलती भी है, तो फिर उसमें आपके दोनों हो जाते हैं। तो मोमबत्ती पिघलने के साथ में अगर जल रही है तो फिर वो आपके दोनों हो जाएंगे, और केवल पिघल रही है तो फिर आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, भौतिक परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना यह आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो टीन जो होता है वो लोहे से कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक गैस कौन सा होता है। तो प्राकृतिक गैस जो होती है नेचुरल गैस, उसमें प्राथमिक घटक गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। इसका सूत्र होता है CH4। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, CO2 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपके 109 नंबर प्रश्न है कि कैलोरीफिक मान की इकाई क्या होती है। जो उसमें मान है उसका जो आपको इकाई बताएं तो किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था 21 जुलाई और 1969 को। चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला प्रश्न है
जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो अचानक प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विस्फोट। क्या कहते हैं इसको? विस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके धातुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपको सत्य कथन बताना है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है, तो ये बिल्कुल ये सत्य है, बस बाकी सभी ये जो असत्य रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्साइड जो होती है वो क्षारीय होती है। देखो, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं लेकिन सोने को चाकू से नहीं काट सकते हैं। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। पारा तो एक द्रव धातु है। और जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, ये गलत है, उसको विस्थापित कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कर देंगे। ब्रेल लिपि जो होती है उसमें कितने बिंदु पैटर्न होते हैं? तो 63 बिंदु पैटर्न होते हैं। याद कर लेना, ब्रेल लिपि में 63 बिंदु पैटर्न होते हैं। तो इसका उत्तर 63 कर देंगे। नेक्स्ट है आपके 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 49 में इन्हीं अंकों वाली, इनकी या तो 4 जोड़े या 9 जोड़े या फिर 49 जोड़े या 94 जोड़े, क्या जोड़े कि वह 11 से विभाजित हो जाए? तो 11 से विभाजित होने का मतलब क्या है? उसका जोड़, इसका अंतर करेंगे सम स्थान और विषम स्थान पे आने वाले का, तो या तो वो 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो जाए या फिर उसका जो अंतर है वो 0 आ जाए। तो 49 में कितने जोड़े कि वह जो 11 से विभाजित हो जाए? तो आइए इसको अपन जोड़ के देख लेते हैं। 49 का इसका उल्टा करके देखते हैं। 49 में 94 को जोड़ के देखते हैं तो ये कितना आता है? तो ये आ जाएगा आपका 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1 हो जाएगा, और 10 और 4 14 143 हो जाएगा। और 143 में 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना है? 4 है, और इसमें से इस 4 को घटाएंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब अंतर या तो 0 आए या फिर 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आनी चाहिए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? 11 से विभाजित कहेंगे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 94 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका, ये मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तन होने की जो धीमी प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की जो धीमी प्रक्रिया होती है इसको कार्बनीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कार्बनीकरण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बनीकरण। अगला प्रश्न फिर आपके ये है कि 36 में से 18 व्यक्ति जो पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने का पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। तो 36 में से आधे है, देखो 36 में से आधे पाई चार्ट इसका कौन बनाना पड़ेगा? तो 18 किस में से? 36 में से। ठीक है, और ये जो कौन है वो कितने में से? आपके 360 में से। तो 360 में से ये कटेगा आपके 10 बार, और ये 180 हो जाएगा। 180 का मतलब ये पूरा एक व्रत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा एक व्रत बन जाएगा, आधा व्रत बन जाएगा ये। तो ये पूरा है, इसमें से आधा भाग जो है 180 वाला वो 18 को दर्शाएगा और 18 इधर दर्शाएंगे, तो ये अर्धव्रत क्षेत्र में दर्शाया जाएगा। यहाँ 9 होता तो फिर आपका जो चतुर्थांश हो जाता है यहाँ पे, और वो इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं हो रहा है? देखो, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो रही है, नहीं। देखो, अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो इसका उत्तर अपन यही करेंगे, ये इसका आंसर रहेगा। बाढ़ की संभावना बढ़ जा रही है, तो ये भी सही है। और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना, तो ये भी हो रहा है। तो ये केवल ये काम नहीं हो रहा है कि जो भूमि का जो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, तो यही अपना जो आंसर है वो रहेगा। 117 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो रही है, कमी आ रही है इसमें। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो ये केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहते हैं? केंद्रक को कहा जाता है। तो इसका उत्तर केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये भी आपको याद कर लेना है। पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? कारों में डीजल का प्रयोग करके, वाहनों में सीएनजी किट का प्रयोग करके, पेट्रोल का प्रयोग करके, उपरोक्त सभी का प्रयोग करके। तो अगर आपको प्रदूषण को कम करना है तो सबसे कम प्रदूषण वाली जो ईंधन है वो कौन सा होता है? सीएनजी वाला होता है। तो सीएनजी जब भी दिखे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? सीएनजी का प्रयोग करके अपन रोक सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, अगला प्रश्न है ये वाला, मध्यकाल में जो दीवान ए विजरात विभाग था वो किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये राजस्व विभाग से संबंधित था। वैदिक काल में ग्राम में सबसे बड़ी जो संस्था थी वो कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विश थी। अगला प्रश्न आपके कि ये जो चित्र दे रखा है इसमें आपको उचित जो विकल्प का चयन करना है। आपकी किताब का चित्र है ये, तो ये चित्र दे रखा है आपके, किसका चित्र है ये? तो ये निषेचन का चित्र है और इसमें युग्मनज का चित्र है। तो निषेचन और आपके युग्मनज का ये चित्र दे रखा है। निषेचन क्या होता है? तो निषेचन जो होता है वो मादा और नर युग्मक का जो संलयन होता है इसको अपन क्या निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ये जो चित्र दे रखा है वो किस सूक्ष्म जीव का चित्र है? ये आपको चित्र बनाना, ये किसका चित्र है? तो ये जो चित्र दे रखा है 126 में वो आपके राइजोपस और कवक का आपके चित्र दे रखा है। राइजोपस जो कि क्या एक कवक है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़केंगे तो उससे घर्षण कम हो जाता है। याद कर लेना, घर्षण कम हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे जो छोटा ग्रह वो आपका बुध ग्रह सबसे छोटा हो जाएगा। ये पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसके बाद में शुक्र सबसे निकट होता है। फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन, कपड़े आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लास्टिक जो कि आग का प्रतिरोध करता है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेलामाइन। मेलामाइन जो है कि आग का प्रतिरोध करता है। फिर आपको इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो देखो अंडर रूट के अंदर दोनों माइनस है, तो इसको एक ही अंडर रूट के साथ लिख लेंगे। माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, ये दोनों यहाँ पे जो गुणा होगा तो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और 1 का घन वर्ग की मूल्य कितना होता है? 1 ही होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके? 1 आ जाएगा। तो 1 है तो फिर आपको इसका उत्तर जो प्लस का 1 लिख लेना है। प्लस का 1 इसका उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 0 आ जाएगा और इसका दशमलव हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। तो अब आपको 2 0 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आपके 517 होंगे, गुणा करने पर 1 और 517 को। अब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 5 और 1 के बीच में पॉइंट लगेगा। तो 5 और 1 के बीच में पॉइंट आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें आपके लगा रखा है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ये वाला देखो, दिया गया चित्र विकल्प में आपको किस सिद्धांत को उचित रूप से दर्शाता है वो आपको बताना है। कि ये जो पानी की बोतल भर रखी है और यहाँ पे नीचे छेद कर रखा है, तो ये आपकी किताब का ही चित्र है ये। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये पानी नीचे आएगा वैसे वैसे ये जो पानी जो इसके पास में गिरने लग जाएगा। पानी ऊपर तक होगा तो पानी बहुत दूर गिरेगा और जैसे जैसे पानी नीचे आएगा तो ये जो धीरे धीरे पास में गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि बर्तन की जो दीवारों पर दाब है वो समान दाब डालता है, यानी कि तीनों छेद एक ही लाइन में कर रखें, इसका मतलब तीनों छेद एक ही लाइन में कर रखें, इसका मतलब वो समान दाब डाल रखा है। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना। अगर वो अलग अलग होते हैं, ये 3 छेद एक ही लाइन में ऐसे होते हैं ऊपर वाले, अगर वो ये वाला होता, ये वाला छेद, तो ये पास में गिर रहा है, ये थोड़ा दूर गिर रहा है, ये ज़्यादा दूर गिर रहा है, तो वो फिर ये होता है कि गहराई बढ़ने पे आपका जो दाब है वो कम हो जाता है, बढ़ता है। तो नेक्स्ट आपकी ये है कि ये वाला प्रश्न दे रखा है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? तो इस क्रियाकलाप को सिद्ध किया जा सकता है, एक तो हाथों को आपस में रगड़ो, है ना। आपको जब भी ठंड लगती है तो आप जो हाथों आपस में रगड़ते हैं तो आपको लगता है गर्मी आ रही है, ऐसा आप रगड़ के देखना आपके जो दोनों हाथों को, तो आपके हाथ में गर्म हो जाएंगे। तो ये भी सही बात है। और माचिस की तीली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वह जल उठती है, ये भी घर्षण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, तो ये भी उस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये तीनों ही ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा यह समझा जा सकता है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे 4। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इसका आपको घन ज्ञात करना है। तो घन ज्ञात करने के लिए इसको हल करेंगे 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटा आपके 3 आएगा। अब 2 बटा 3 का आपको घन करना है, तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, और 3 का घन 27 होता है। तो 8 बटा 27 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, एक्स वाई जेड के गुणक हैं, एक्स वाई और जेड के गुणक आपको इसमें बताने कि इसका जो गुणक है वो कौन है। तो एक्स वाई जेड का गुणक क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का जो गुणक है वो आपको देखने को मिलेगा ये उपरोक्त सभी,
एक्स वाई जेड के गुण एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। प्रबलता कंपन के किसके द्वारा है जो निर्धारित की जाती है? तो प्रबलता जो है, लाउडनेस जो है, वो किसके द्वारा है जो डिटरमाइन की जाती है वाइब्रेशन की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 139 का 1। प्रबलता आयाम पर आधारित होती है, निर्धारित होती है। तो प्रबलता और जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है और आपकी जो लाउडनेस है, वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वर्ग इसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती हैं। एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण कितना हो सकता है? तो एक नियमित बहुभुज है ना, नियमित बहुभुज का मतलब होता है कि सबसे कम भुजा वाला आपको बहुभुज इसमें देखना है और उसमें सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण कितना हो सकता है? तो सबसे कम भुजा वाला जो आपके बहुभुज होता है वो आपके त्रिभुज होता है। और त्रिभुज के मान लो देख ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो उसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर ही होते हैं। अब तीनों कोण बराबर है तो टोटल कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कुल योग कितना होता है? 180। 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा आपके? 60 उत्तर आएगा। तो संभावित न्यूनतम कोण कितना हो सकता है? 60 हो जाएगा। और यही अगर बहिष्कोण की बात करें तो बहिष्कोण न्यूनतम आपकी कितना हो सकता है? इसमें न्यूनतम बहिष्कोण कितना हो सकता है? जो सबसे कम छोटा भुजा वाला है उसमें। तो 140 का उत्तर कितना करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। और त्रिभुज का बहिष्कोण का मान कितना होता है? अगर ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो 360 में फिर अपन क्या करेंगे? 3 का भाग लगा देंगे तो वो आपके 120 आएगा। यानी कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग वापस 180 डिग्री आ जाता है। अगला प्रश्न है, टेडपोल का वयस्क में विकसित होने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन उत्पादन के लिए पानी में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन आपकी किससे संबंधित है? आयोडीन से संबंधित है। उसको कायंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कायंत्रण। टेडपोल का वयस्क में जो रूपांतरण होता है उसको कायंत्रण कहा जाता है। तो और ये अपने आयोडीन की उपस्थिति में होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। आयोडीन अगर कमी हो जाएगी शरीर में तो फिर आपके गलगन या घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, उस व्रत को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो बाह्य किनारों को जोड़ता है इसको परिव्रत कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो 120 डिग्री, 100 डिग्री, 20 डिग्री और 5 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ये जो मान दे रखा है ये डिग्री नहीं दे रखा है, या आपके इसकी घात दे रखी है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो इसका उत्तर कितना होता है? 1 होता है। 20 की घात 0 है तो इसका उत्तर भी आपके 1 होगा। और किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर भी आपके 1 होगा। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना उत्तर आएगा आपके? 1 + 1 + 1 बराबर 3 उत्तर आएगा। ये यहाँ पे घात है यहाँ की, ये डिग्री नहीं है। डिग्री होता तो बच्चों देखो यहाँ पे इन संख्याओं के ऊपर भी डिग्री लिखी होती है ना, यहाँ के ऊपर भी आपको यहाँ पे ऊपर डिग्री देखने को मिलती। तो इसका उत्तर कितना करेंगे? इसका उत्तर 1 है, इसका भी उत्तर 1, इसका भी उत्तर 1। तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर अपन इसमें 3 कर देंगे। अगला प्रश्न आपके ये है कि 7 किलो आलू की कीमत 42 रुपये है, तो 96 रुपये में कितने किलो आ जाएंगे? तो पहले 1 किलो आलू का पैसा निकालोगे। 1 किलो आलू के कितने रुपए लग रहे हैं? तो 1 किलो आलू का निकालने के लिए अपन भाग देंगे 42 में 7 का। तो 1 किलो आलू के कितने रुपए आएंगे? 6 रुपये आ जाएंगे। तो 1 किलो के 6 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो 96 रुपये में कितने आएंगे? तो 96 में अपन भाग दे देंगे इसमें 6 का। तो 6 का भाग जाएगा इसमें एक बार, 6 कम 6 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। 6 छंग 36, तो 16 छंग 96, तो 16 किलो आलू आ जाएंगे आपके 96 रुपये में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 96 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये 16 किलोग्राम। 145वां प्रश्न है कि इसमें प्रिज्म का आधार क्या होता है? तो कोई भी एक आकृति होती है जो प्रिज्म का आधार होता है। अगला प्रश्न आपकी उस घनाभ की आयतन बताना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको ये दे रखी है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन जो होता है बच्चों, घनाभ का आयतन वो होता है वॉल्यूम v बराबर इसका आयतन होता है वॉल्यूम v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। लंबाई कितनी दे रखी है? 8xy दे रखी है। और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? तो चौड़ाई आपको दे रखी है 3xy। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? केवल xy दे रखी है। तो 8 और 3 तो गुणा हो जाएंगे, 8 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और x कितनी बार आ रहा है? x एक बार और एक बार आ रहा है, तो x अब आपके 3 बार हो जाएगा। तो x 3 बार हो जाएगा। और y कितनी बार आ रहा है? y आपके 3 बार आ रहा है, तो y भी आपके 3 बार हो जाएगा। तो 24 x की घात 3 y की घात 3 इसका उत्तर आएगा।
जो कि आपके ऑप्शन नंबर, ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें दे रखा है 24 x की घात 3 y की घात 3 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे कोई और नंबर दे दे तो उसको गुणा करके आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है ये कि ये कहाँ पे होगा, ये वाला कि माइनस का 5 और 2 किसके करीब होंगे। तो माइनस की जो 5 है और 2 है, तो माइनस के 5 तो यहाँ पर आएगा और ये आपके यहाँ पर आएगा 2, तो ये कहाँ पे होगा, ये एक्स अक्ष के करीब होगा। ये कौन से अक्ष के करीब होगा, ये एक्स अक्ष के करीब होगा। अगला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो यहाँ पर मूल बिंदु होता है और उसके निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। माइनस के 2/3 में से क्या घटाएं कि उत्तर माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो इसका जो आपको आंसर निकालने के लिए हल करना पड़ेगा सवाल को, माइनस के 2/3 में से माइनस का 1 चाहिए, तो हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि माइनस का जो 2/3 है इसमें से मान लो x घटा लेते हैं, x घटा लेते हैं तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। x को इधर ले आते हैं और माइनस के 1 को इधर ले आते हैं तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो माइनस का 2 और बटे में आएगा आपका 3 और वो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो बराबर में आएगा आपका x। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा, 1 को -2 से करें तो माइनस के 2, फिर आपके उत्तर आएगा प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, तो यहाँ पर आ रहा है आपके माइनस के 2 प्लस के 3 और बटे में 3 बराबर में x। माइनस की संख्या छोटी और प्लस की संख्या बड़ी है तो फिर आपको इसमें क्या करना है, ऊपर बड़ी उत्तर प्लस के आएंगे, तो -3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 3 आएगा, तो इसका उत्तर कितना जाएगा 1/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऐसे आपको सवाल को हल करके फिर उत्तर निकालना है। पहला आपके अगला प्रश्न ये है कि FIR का मतलब क्या होता है। तो जैसे किसी की चोरी हो जाती है या फिर कोई मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, पुलिस चौकी में जाते हैं तो वहाँ पे FIR लिखवाते हैं। तो FIR का मतलब क्या होता है, तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, फर्स्ट, इसका जो उत्तर होगा वो फर्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर कर देंगे ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो 16 महाजनपदों का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है, तो इसका जो उत्तर है वो आपके हो जाएगा तीसरा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो विवरण है वो दिया गया है। कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है, तो इनमें से कौन सी बीमारी पानी से फैलती है, तो इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हैजा जो है वो पानी से फैलने वाली बीमारी है और ये जीवाणु जनित बीमारी, कौन सी का कोस, ये है आपके जीवाणु जनित बीमारी है जो कि विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से फैलती हैं। मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलता है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। प्लेग आपके जो ये भी एक प्रकार की बीमारी है। चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो बाल श्रम के खिलाफ जो अधिनियम लागू किया गया था वो 2006 में आया था। सूचना का अधिकार जो आया था वो 2005 में आया था। सूचना का जो अधिकार है वो कब आया था, सूचना का अधिकार ये 2005 में आया था। और आपसे पूछे कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो कमेंट करके बताना। देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, आपकी किताब के पीछे लिखे होंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर उल्टी गिनती है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है, इनमें से कौन सा जो निजी क्षेत्र का उद्योग है वो आपको बताना है, तो इसका उत्तर करेंगे 2। टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र का उद्योग है। टाटा जो कि इस दुनिया में नहीं है अभी, तो उनका जो ये स्थापित है, आप कोई सा भी उद्योग देखेंगे हर जगह आपको जो टाटा आयरन एंड स्टील का जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके निजी क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र में आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। और नेक्स्ट है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 158, वाक्यांशों के साथ मिलान करना है। तो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है वो किसके लिए की जाती है, तो देखो 158 में ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो सतह की अफवाह को कम करने के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा। अंतर फसल क्या होती है, तो अंतर फसल जो होती है
अंतर फसल, एक मिनट, ये आपके 158 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ये है। तो अंतर फसल जो होती है मिट्टी में अवशिष्ट पदार्थों के बचाव को बनाती है। फिर आपके तीसरा प्रश्न, समोच्च खेती क्या होती है? तो जल को नीचे बहने से बचाना जो होता है वो आपकी समोच्च खेती में होता है। फिर आपका है रक्षा पट्टी, जो रक्षा पट्टी है वो क्या होती है? हवा की गति को रोकने का कार्य करती है। पतवार, तो पतवार जो होता है वो मिट्टी में नमी बनाए रखने का कार्य करते हैं। और रोकबांध जो होता है वो नालियों को रोकता है। तो ये आपके इसका उदाहरण आपके मिलान कर लेना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था 159, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके तीसरा, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है वो लागू किया गया था। जबकि बनकर कब तैयार हो गया था? तो वो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया था। इस दिन जो बनकर रेडी हो गया था, और इस दिन आपका जो इसी 26 तारीख को याद रखने के लिए ये 26 जनवरी को चुना गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका उत्तर है अपने संविधान दिवस कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और इसमें एक चीज़ ये भी याद कर लेनी आपको कि ये जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है। और 9 दिसंबर 1949 से 1946 उस दिन जो क्या होता है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। नेक्स्ट है आपके रेवतवाड़ी व्यवस्था में रेयतवाड़ी व्यवस्था में रेयत किसको कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर आपको हो जाएगा किसान को रेयत कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयत किसान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फिर आपके हैं, इसमें आपको मिलान करना है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये काजीरंगा असम में पाया जाता है। काजीरंगा ये असम में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। फिर आपके हैं कि गिर, तो एशियाई जो शेर हैं वो गिर आपके गुजरात में आते हैं, जो कि आपके कहाँ पे हैं? गिर या आपके गुजरात में है। जूनागढ़ गुजरात में आपके गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपके 161 में अगला प्रश्न है, पहले में क्या हो जाएगा? ये हाथी, तो हाथी जो है वो पेरियार में पाए जाते हैं, पेरियार उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि केरल में है। पेरियार कहाँ पे है? ये केरल में है। और चीता दूधवा में पाया जाता है, ठीक है, चीता दूधवा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो 17 का खतरा, आप किसी से जो भेदभाव करेंगे तो आपको खतरा रहेगा, ये आपको याद कर लेना है। आप जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो फिर आपको 17 का खतरा रहेगा, याद कर लेना इसको। तो ये आपको क्या करना है? 17 याद कर लेना है। और जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है वो आपको कमेंट करके बताना है। अभी वर्तमान में कितने अधिकार दे रखे, मौलिक अधिकार कितने? तो मौलिक अधिकार आपके 6 ही है वर्तमान में। और पहले एक बात करें तो पहले आपके 7 हुआ करते थे, एक आपके संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो यह जो प्रक्रिया होती है इसको उत्खनन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्खनन कहा जाता है। टोपोग्राफी क्या होती है? तो टोपोग्राफी जो होती है वो किसी भूमि के क्षेत्र में प्राकृतिक जो विशेषताएं, नदियाँ और पर्वत आदि को जो स्थलाकृति होती है इसको टोपोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस जो कंपनी है उसका नाम आपको बताना है, तो यूनियन कार्बाइड इसका उत्तर करेंगे। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जिसमें जो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, और दिसंबर की बात है, दिसंबर 1984 में। तो फिर ये जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, आपको याद भी है। और ये राज्यसभा की जो सभापति वो राजस्थान से है। तो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वैसे ही जो राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सभापति कहा जाता है, चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है, जबकि लोकसभा में अध्यक्ष होता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके बताना देखें। और भारत का राष्ट्रपति कौन है? इनका भी नाम बताना। और देश के उपराष्ट्रपति का नाम भी कमेंट करके बताना है। और भारत के वित्त मंत्री का नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत में कानून के शासन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी?
तो भारत में कानून की जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो ब्रिटिश उपनिवेश ने की थी। इसका उत्तर ब्रिटिश उपनिवेश करेंगे। इंडस जो शब्द है वो किस नदी के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो इंडस सिंधु नदी के लिए काम में लिया जाता है। इंडस सिंधु नदी के रूप में जाना जाता है। निचले इलाके के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, तो कौन से इलाके संवेदनशील होते हैं? वो हो जाएंगे आपके बाढ़ के जो निचले इलाके होते हैं वो अति संवेदनशील इलाके होते हैं। सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है? तो सिख धर्म में बाल गुरु कहा जाता है गुरु हरकिशन को, और ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है। किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है? तो सिलिकॉन जो प्राप्त होता है वो आपके बिल्लोर पत्थर से प्राप्त होता है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का जो अर्धचालक होता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। भू उपयोग, खरड़ या धरण या खड़ी मिट्टी, रोकबांध, कृषि योग्य भूमि, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो पहले में आपका ये भू उपयोग का मतलब क्या है? भूमि का उचित उपयोगी उत्पादक उपयोग करना। फिर आपके दूसरा है तो ये आपके दूसरा प्रश्न, इसका सेकंड वाला है आपके धरण या फिर खड़ी मिट्टी। तो धरण या जो खड़ी मिट्टी होती है वो आपकी किस काम आती है? कार्बनिक पदार्थ का जमाव हो जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके रोक बांध। तो रोक बांध जो है वो आपके इसमें मिट्टी के कटाव को रोकने का कार्य करता है। और कृषि योग्य भूमि का मतलब कृषि के उपयुक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि कहते हैं। तो इसका उत्तर आपके दूसरा हो जाएगा। पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, और तीसरे में 1 है, और दूसरे में चौथा में 2 है। अगला प्रश्न है कि राखी गढ़ी जो है कि पुरातात्विक स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये जो राखी गढ़ी है वो कहाँ पे स्थित है? तो 174 का जो करेक्ट आंसर है वो हिसार हो जाएगा, हिसार में है। बाकी आपका जो कालीबंगा पूछे तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे है? कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में है, आहड़ उदयपुर में है, और बालाथल ये भी उदयपुर में है, गणेश्वर सिक्कर में आती है, नीम का थाना सिक्कर में, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और बागोर का पूछे तो वो आपके भीलवाड़ा में है। किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या क्या कर सकता है? तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है और वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है। तो ये 1 और 2 दोनों ही इसमें सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने से पहले किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपनयन संस्कार हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्वितीय गतिविधि में आता है? तो द्वितीय गतिविधि में आपके जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उद्योग और विनिर्माण जितने भी हैं वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। एक्टिविटी आती है दूसरी वाली उसमें आते हैं। बाकी ये जो आपके सेवा क्षेत्र होता है वो तीसरा क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, वो सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। बाकी ये जो कृषि है, मछली पालन है, पशुपालन है, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें उद्योग वाला कौन सा हो जाएगा? कोयला खनन उद्योग जो है वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो 177। 1 मिनट, पर्यटन उद्योग जो है आपके उद्योग की बात की जा रही है, तो आपका खनन है तो खनन नहीं आएगा इसमें। तो 177 का आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, पर्यटन उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किस फसल को जो ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? कौन सी फसल को हरा सोना कहा जाता है? तो हरा सोना किसको कहते हैं? देखो गोल्डन फाइबर होता है वो आपके जूट को कहते हैं, जूट को आपके हरा सुनहरी रेशा कहा जाता है। जबकि इसमें आपके पूछें कि ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं, तो ग्रीन गोल्ड जो कहा जाता है वो चाय को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। वैसे बांस को भी ग्रीन गोल्ड ही कहते हैं, चाय को भी ग्रीन गोल्ड ही कहते हैं। और कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादक होती है, याद कर लेना, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो देश की जो स्वच्छता सुविधा होती है इसका ध्यान रखने वाला जो होता है वो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किसने किया था? तो मुक्त व्यापार नीति को सबसे पहले ब्रिटेन ने लागू किया था। तो इसका उत्तर ब्रिटेन कर देंगे। तो ये आपके मैंने सेट के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपके सारे के सारे करवा दिए। और इसी प्रकार से आपके जो प्रश्न आपके पेपर में 19 तारीख को देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो भी प्रश्न आपको करवाए इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से ही अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा, तो आपके निश्चित रूप से आपका जो पेपर होगा बहुत ही शानदार होगा। और मेड का पेपर भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर लेना। इसकी PDF आपको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। और आप ऐप के ऊपर टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी वहाँ पे करवाई जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।
तब तक जय हिंद, जय भारत।